हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में। और आज हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का दुग्ध रसायन का 4th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक हमने 3 लेक्चर दे दिए हैं, तो अगर कोई पहली बार इस चैनल पर है तो पहले जाकर पहले उन 3 वीडियो को देख ले और उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो देखो क्या होता है। दूध के वैधानिक मात्रकों के बारे में पढ़ रहे हैं हम। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? दूध के वैधानिक मात्रक। तो दूध के वैधानिक मात्रक का मतलब क्या होता है? देखो कि दूध जो होता है, आजकल पता है कि आजकल के टाइम में दूध में मिलावट बहुत ज़्यादा की जा रही है। तो दूध में मिलावट को रोकने के लिए क्या किया जाता है, गाय और भैंस का जो दूध है उनमें अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग मानक सेट कर दिए गए हैं। हर राज्य में गाय और भैंस के दूध के अलग अलग मानक सेट किए गए हैं। मतलब उसमें वसा कितनी पाई जाती है, वसा रहित ठोस पदार्थ कितने पाए जाते हैं, उनकी उनकी एक वैल्यू को फिक्स कर दिया गया है। उस फिक्स वैल्यू से ऊपर नीचे होते ही क्या हो जाता है, दूध में मिलावट का पता चल जाता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, गाय और भैंस के दूध के वैधानिक मात्रक अलग अलग राज्यों में अलग अलग निर्धारित किए गए हैं, जिससे कि दूध में मिलावट को रोका जा सके तथा उसकी गुणवत्ता बनी रहे। राजस्थान के अंदर क्या किया गया है, गाय के दूध में वसा कितनी होनी चाहिए? गाय के दूध में वसा होनी चाहिए 3.5%। कितनी होनी चाहिए? 3.5%। और वसा रहित ठोस पदार्थ कितने होने चाहिए? 8.5%। और भैंस के दूध के लिए कितना सेट किया हुआ है? भैंस के दूध में वसा सेट की हुई है 6.07% और वसा रहित ठोस पदार्थ 9%। अब जब क्या किया जाता है, मान लो कोई भी दूध देने वाला है, वो दूध देने आता है, और कोई भी मान लो जो मिल्क इंडस्ट्री से कोई भी चेकिंग करने के लिए आ जाती है कंपनी, उस दूधिया का दूध, कि भाई उसने दूध में मिलावट कर रखी है या नहीं कर रखी। तो वो क्या करेंगे, वो उसमें वसा और वसा रहित ठोस पदार्थों को चेकआउट करेंगे। अगर उसमें वसा और वसा रहित ठोस पदार्थों की मात्रा इससे कम पाई गई है, इसका मतलब उसने दूध में पानी की या किसी अन्य पदार्थ की क्या की हुई है, मिलावट की हुई है। तो इस तरीके से दूध के वैधानिक मात्रकों को क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। और दूध के वैधानिक मात्रक निर्धारित करके दूध में मिलावट को रोकने की कोशिश की गई है। अब मार्केट में देखो कई प्रकार के दूध बेचे जाते हैं। तो देखो किस किस प्रकार के दूध होते हैं, ध्यान से समझेंगे हम। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, विपणित दूध की। तो विपणित दूध क्या होता है, देखो ध्यान से। विपणित दूध से अभिप्राय, यानी देखो इंग्लिश में इसको बोलते हैं मार्केट मिल्क। मार्केट मिल्क मतलब ऐसा दूध जो बाजार में बेचने के लिए लाया गया हो। ठीक है। तो विपणित दूध से अभिप्राय उस पूर्ण प्रसंस्कृत एवं सुरक्षित दूध से है जो व्यक्ति क्या करता है, उपभोक्ता को सीधे उपभोग हेतु बाजार में क्रय करने के लिए उपलब्ध करवाता है। इसमें वो दूध शामिल, देखो मान लो कोई गांव का कोई आदमी है, वो दूध बेचने के लिए मार्केट के अंदर आता है। तो देखो क्या होता है इसके अंदर, जो दूध वो अपने घर में इस्तेमाल करेगा, मतलब मान लो उसके जानवरों ने 50 किलो दूध दिया, तो उसमें से वो 10 किलो अपने घर में काम करने के लिए रख लेता है, इस्तेमाल करने के लिए। तो वो 10 किलो दूध जो उसने अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए रखा है, उसे विपणित दूध में शामिल नहीं किया जाएगा। बाकी का जो 40 किलो दूध वो बाजार के अंदर बेचने आता है, उसी दूध को विपणित दूध में शामिल किया जाता है। तो यही बात लिखी हुई है, देखें ध्यान से क्या लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति उपभोक्ता को सीधे उपभोग हेतु बाजार में क्रय करने के लिए उपलब्ध करवाया गया हो, इसमें वो दूध सम्मिलित नहीं किया जाता जो उत्पादक द्वारा अपने परिवार में उपभोग हेतु रख लिया जाता है या उद्योगों में दुग्ध उत्पाद निर्माण के लिए उपयोग होता है। दुग्ध उत्पाद निर्माण का मतलब वही, जैसे दही हो गई, पनीर हो गया, या फिर और भी दूध की जो चीज़ें बनाई जाती हैं, वो वाला जो दूध होगा जो दुग्ध उत्पाद निर्माण के लिए उपयोग में लिया गया है, वो विपणित दूध में शामिल नहीं होगा। ठीक है। अब देखो आगे क्या कहते हैं कि स्वस्थ दुधारू पशुओं के पूर्ण दोह से प्राप्त पूर्ण ताजा एवं स्वच्छ स्राव, जिसमें क्या हो, देखो खीस युक्त दूध भी विपणित दूध में शामिल नहीं होना चाहिए। ये लिखा हुआ है ना कि ब्याने से 15 दिन पहले और ब्याने के, वैसे इसमें 5 लिखा हुआ है, लेकिन ब्याने के 10 दिन बाद तक का जो दूध होता है वो मार्केट मिल्क में, विपणित दूध में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है।
और तो ये सब हमें क्या क्या है, विपणित दूध में किस किस चीज़ को शामिल नहीं किया जाता। पहला जो वो क्या करता है, अपने घर के अंदर इस्तेमाल करने के लिए लेता है, उस दूध को शामिल नहीं किया जाता। दूसरा, वो बाजार में दुग्ध उत्पाद निर्माण के लिए जो इस्तेमाल करता है उसको नहीं माना जाता। तीसरा, उसमें खीस युक्त दूध शामिल नहीं किया जाता। तो इस तरीके से ये विपणित दूध की पूरी तरीके से परिभाषा बताई गई थी और उसमें क्या क्या चीज़ सम्मिलित नहीं की जाती वो भी बताई गई थी। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे ध्यान से विपणित दूध के प्रकार। तो पहला दूध है कौन सा, संपूर्ण दूध। पहला दूध हमारा कौन सा है, संपूर्ण दूध। संपूर्ण दूध वो दूध है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है, मतलब पशुओं से क्या किया, दोहन किया, उसका पशुओं से प्राप्त किया, उसको दूध धोने के बाद सीधा बाजार में बेच दिया जाता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की जाती। तो कहता है स्वस्थ पशु से प्राप्त किया गया दूध जिसके संगठन में कोई परिवर्तन ना किया गया हो, मतलब उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट ना की गई हो, उसे पूर्ण या संपूर्ण दूध कहते हैं। संपूर्ण दूध में वसा और वसा रहित ठोस पदार्थों की न्यूनतम मात्रा, वही जो स्टैंडर्ड रखा गया था, कितना 3.5 और 8.5%। 3.5% तो क्या है वसा और 8.5% क्या है वसा रहित ठोस पदार्थ। राजस्थान के अंदर यही है ना वैधानिक मानक। और भैंस के दूध में कितना है, 6 तथा 9%। तो भैंस के दूध में 6% वसा और 9% वसा रहित ठोस पदार्थ। तो ये संपूर्ण दूध की क्या हो गई, परिभाषा हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, मानकीकृत दूध की। तो मानकीकृत दूध क्या होता है कि वो दूध जिसमें वसा और वसा रहित ठोस पदार्थों की मात्रा दूध से क्रीम निकाल कर या उसमें सप्रेटा मिलाकर, देखो इसमें क्या किया गया है, इसमें दूध के संगठन को परिवर्तित कर दिया गया है। या तो दूध में क्या मिलाई जाती है, सप्रेटा मिला दिया जाता है, या दूध से क्रीम निकालने के बाद जो पीछे बच जाता है वही होता है सप्रेटा। तो ये कहते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें वसा होगी हमारी 4.5%। वैसे तो कितनी होती है, वैसे तो होती है 3.5%, लेकिन इसमें कितनी है 4.5%। ठीक है, और वसा विहीन ठोस पदार्थों की मात्रा कितनी है, 8.5% रखी गई है। तो ये हमारे मानकीकृत दूध की परिभाषा है। क्या कहते हैं इसमें जो वसा और वसा रहित ठोस पदार्थों की मात्रा होती है वो कितनी कर दी जाती है, 4.5% और 8.5% कर दी जाती है। कैसे, या तो उसमें से क्रीम को निकाल लिया जाता है और उसमें क्या मिला दिया जाता है, सप्रेटा दूध मिला दिया जाता है। तो ये हमारा मानकीकृत दूध हो गया। अगर हम बात करें नेक्स्ट दूध की, तो नेक्स्ट दूध है हमारा टोंड दूध। कौन सा दूध है हमारा, टोंड दूध। तो देखें ध्यान से, टोंड दूध क्या होता है। टोंड दूध के अंदर क्या किया जाता है, पूर्ण रूप से पूर्ण दूध क्या था, पूर्ण दूध वो था जो पशुओं से क्या किया जाता है, सीधा प्राप्त किया जाता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की जाती, वो पूर्ण दूध था। तो पूर्ण दूध में पानी तथा सप्रेटा दूध के पाउडर को मिलाकर टोंड दूध प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, टोंड दूध के अंदर कितनी है इसकी मात्रा, टोंड दूध के अंदर वसा की मात्रा है 3%। कितनी है वसा की मात्रा, वसा की मात्रा 3% है। और वसा की मात्रा 3% है। और वसा रहित ठोस पदार्थों की मात्रा कितनी है, वसा रहित ठोस पदार्थों की मात्रा होती है इसके अंदर 8.5। तो अब तक वसा रहित ठोस पदार्थों की मात्रा तो सेम ही है, ठीक है, वसा रहित ठोस पदार्थों की मात्रा तो इसके अंदर सेम ही है। बस हमें ये याद रखना है वसा की मात्रा कितनी है। तो इसमें वसा की मात्रा है 3%। कितनी है, 3%। देखो जो हमारा कौन सा दूध था, पूर्ण दूध था, उसमें कितनी थी गाय के दूध में 3.5। फिर हमारा कौन सा दूध आया, फिर हमारा आया स्टैंडर्ड दूध, मतलब कि मानकीकृत दूध, उसमें वसा की मात्रा कितनी हो गई, 4.5 हो गई। और इसके अंदर वसा की मात्रा कितनी हो गई, इसके अंदर वसा की मात्रा 3% हो गई। अब अपने बात करते हैं कि इसकी डबल टोन दूध। तो डबल टोन दूध के अंदर वसा की मात्रा 1.5% हो जाती है। कितनी हो जाती है वसा की मात्रा, 1.5% हो जाती है। और वसा रहित ठोस पदार्थों की मात्रा बढ़कर 9% हो जाती है। तो हमें कुल मिला के हर प्रकार के दूध में वसा कितनी है, वसा रहित ठोस पदार्थ कितने हैं, वो याद करना है। अब देखो हम बात करते हैं किसकी,
पुनः रचित दूध की। तो पुनः रचित दूध कैसे प्राप्त किया जाता है? जब दूध के पाउडर को पानी में घोलकर दूध तैयार किया जाता है। ये काम किया जाता है बड़े बड़े शहरों में, जैसे मान लो बड़े बड़े शहर हैं दिल्ली, मुंबई, वहाँ पर क्या होता है, दूध मिलना मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ की आबादी ज़्यादा है, वहाँ दूध मिलना मुश्किल है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, जो मिल्क पाउडर होता है उससे दूध बनाया जाता है। तो उस दूध को जो मिल्क पाउडर से तैयार किया जाता है उसे कहा जाता है कौन सा दूध? पुनः रचित दूध, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिकंस्टिट्यूटेड मिल्क। क्या बोला जाता है? रिकंस्टिट्यूटेड मिल्क बोला जाता है। तो कैसे तैयार किया जाता है कि एक चम्मच तो लेना है तुम्हें, क्या एक चम्मच तो तुम्हें दूध पाउडर लेना है। एक चम्मच दूध पाउडर लेके उसे 7 से 8 चम्मच पानी, या जितना तुम दूध पाउडर ले रहे हो उससे 7 से 8 गुना तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? पानी लेना पड़ेगा। और उनको जब घोलकर तैयार किया जाएगा तो उस दूध को क्या कहा जाएगा? पुनः रचित दूध या रिकंस्टिट्यूटेड मिल्क बोला जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पुनः संयोजित दूध। तो देखो क्या होता है पुनः संयोजित दूध, कि वो दूध जो क्या होता है, बटर ऑयल, सप्रेटा दूध पाउडर और पानी की निश्चित मात्राओं को मिलाकर तैयार किया जाता है। क्या क्या मिलाया जाता है इसमें? एक तो बटर ऑयल मिलाया जा रहा है और सप्रेटा दूध मिलाया जा रहा है और पानी की निश्चित मात्राओं को मिलाकर तैयार किया जाता है, उसे पुनः रचित दूध कहते हैं। इसमें वसा और वसा रहित ठोस पदार्थों की मात्रा कितनी है? 3 तथा 8.5%। सेम टोंड दूध में भी इतनी ही मात्रा थी। टोंड दूध के अंदर भी वसा कितनी थी? 3% थी, और वसा रहित ठोस पदार्थ कितने थे? 8.5% थे। ठीक है, तो ये अपने को अच्छे से याद करना है। अगला दूध हमारा लास्ट दूध है कौन सा? पूरित दूध। कौन सा दूध है? पूरित दूध। तो कहते हैं कि जब पूर्ण दूध में से कौन सी वसा को? दुग्ध वसा को बाहर निकाल दिया जाए और उसकी जगह पर वनस्पति वसा को, यानी डालडा घी, ठीक है, वनस्पति वसा को मिला दिया जाता है, तो जो बनता है उसे कौन सा दूध कहते हैं? उसे पूरित दूध कहते हैं। तो अब तक हमने दूध के कई प्रकार के टाइप पढ़े। पहले पढ़ा पूर्ण दूध, फिर हमने कौन सा दूध पढ़ा? मानकीकृत दूध, फिर हमने पढ़ा टोंड दूध, फिर पढ़ा हमने डबल टोंड दूध, फिर हमने पढ़ा कौन सा? पुनः रचित दूध, फिर हमने कौन सा पढ़ा? पुनः रचित दूध के बाद हमने पढ़ा ये वाला कौन सा? पुनः संयोजित दूध। और अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा दूध? अब हम पढ़ रहे थे पूरित दूध। तो ये 7 प्रकार के दूध थे। इसके अंदर तुम लोगों को करना क्या है? हर दूध के लिए पहले एक टेबल बना लोगे और टेबल बनाकर उसमें पहले तो लिख दोगे दूध का प्रकार। कैसे लिख दोगे? ऐसे टेबल बना लोगे, अच्छे से ऐसे टेबल बना लेनी है। यहाँ तो तुम्हें क्या लिखना है? यहाँ तो तुम्हें लिखना है दूध का प्रकार। दूध का प्रकार लिख दिया। दूध का प्रकार लिखने के बाद तुम्हें क्या करना है? दूध का प्रकार लिखने के बाद तुम लोगों को करना है ये काम। पहले तो तुमने यहाँ दूध का प्रकार लिखा, दूसरा तुम लिखोगे या मिलावट, कि किस प्रकार की मिलावट की जा रही है, किस प्रकार की मिलावट की जा रही है, कि मतलब उसमें वसा बटर ऑयल की जा रही है, सप्रेटा दूध की जा रही है, पानी की जा रही है, वनस्पति वसा की जा रही है, किस प्रकार की जा रही है। और यहाँ जो लिखोगे वो तुम लिखोगे क्या? वसा और वसा रहित ठोस पदार्थ। ठीक है, ऐसे लिख के उनका वैल्यू लिख लेना अच्छे से। तो इस तरीके से तुम लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखो आगे अपने बात करते हैं किसकी? अब अपने बात करते हैं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन। तो सबसे पहले देखो स्वच्छ दूध की परिभाषा। स्वच्छ दूध, फिर आगे पढ़ेंगे सुरक्षित दूध। अपने को इन सब की परिभाषा पढ़नी है। तो देखो सबसे पहले अपने बात करते हैं किसकी? स्वच्छ दूध की। तो स्वच्छ दूध क्या होता है? स्वच्छ दूध होता है स्वस्थ और स्वच्छ पशुओं से। पहली बात तो पशु स्वस्थ होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। स्वस्थ और स्वच्छ पशु से स्वच्छ वातावरण में साफ हाथों से साफ बर्तन में निकाला गया दूध जो होता है वो स्वच्छ दूध कहलाता है। ठीक है, स्वस्थ पशु से स्वच्छ और स्वस्थ पशु से स्वच्छ वातावरण में साफ हाथों से साफ बर्तन में निकाला गया दूध स्वच्छ दूध कहलाता है। ठीक है, अधिकतर स्वस्थ पशुओं से प्राप्त गंदगी और हानिकारक जीवाणुओं से मुक्त दूध का मतलब जो तुम दूध निकाल रहे हो उसमें किसी भी प्रकार की ना तो कोई गंदगी होनी चाहिए, ना ही उसमें किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया होना चाहिए। ठीक है,
ये चीज़ तुम लोगों को याद रखनी है। ना तो उसमें किसी प्रकार की गंदगी होनी चाहिए और ना ही उसमें किसी प्रकार का बैक्टीरिया होना चाहिए। तो गंदगी और बैक्टीरिया मुक्त दूध को क्या बोला जाता है? स्वच्छ दूध बोला जाता है। जब तक दूध क्या होता है, पशु के अयन में रहता है, तब तक तो वो स्वच्छ ही रहता है। लेकिन जैसे ही वो अयन से बाहर निकलता है, पहली बात अयन में रहता है तो वो दूध क्या होता है? स्वच्छ रहता है। एक बात याद रखना, वो भी तभी होगा जब पशु में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। कई बार क्या होता है, पशुओं को थनैला रोग हो जाता है, तो थनैला रोग के अंदर क्या हो जाता है, उनके जो थन होते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे दूध जो होता है उसमें बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं। जब दूध बाहर निकलता है, अयन के अंदर और अयन के बाहर दोनों ही कंडीशन में दूध जो होता है वो क्या हो सकता है? अस्वच्छ हो सकता है। मतलब उसके अंदर क्या हो सकता है? दूषित दूध हो सकता है वो, ठीक है। तो जब तक वो पशु के अयन में रहता है तो तब तक तो वो क्या रहता है? स्वच्छ रहता है, जब तक कि पशु को कोई रोग ना हो। दूध को अयन से बाहर आते ही उसमें क्या होता है? दूषित वायु के संपर्क में आने से उनमें अनेकों हानिकारक जीवाणु क्या कर जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं और दूध के गुणों को ये क्या कर देते हैं? प्रभावित कर देते हैं। तो देखो, अब ये तो हमने पढ़ा था स्वच्छ दूध। अब हम पढ़ रहे हैं क्या? अब हम पढ़ रहे हैं सुरक्षित दूध। तो सुरक्षित दूध क्या होता है? देखो, ध्यान से समझना कि क्या अगर दूध सुरक्षित है, अगर दूध सुरक्षित है तो वह सदैव स्वच्छ होगा ही होगा। लेकिन हर स्वच्छ दूध सुरक्षित हो ये ज़रूरी नहीं है। ये बात याद रखना कि जो दूध सुरक्षित है ना, जो दूध सुरक्षित है वो स्वच्छ है, लेकिन हर स्वच्छ दूध सुरक्षित हो ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो दूध दिखने में स्वच्छ लगता है लेकिन उसमें बैक्टीरिया प्रवेश कर चुके होते हैं। तो ये वो दूध है जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शुद्धियाँ बिल्कुल नहीं पाई जाती। प्रत्यक्ष का मतलब जो आंखों से दिखाई दे और अप्रत्यक्ष का मतलब जो आंखों से दिखाई ना दे। दोनों ही प्रकार की शुद्धियाँ इसमें नहीं पाई जाती और जीवाणुओं की संख्या भी बहुत कम होती है या फिर नहीं होती। तथा पशुओं के मनुष्य के उपयोग के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल ये सुरक्षित होता है। इसके रख रखाव गुण भी प्रत्येक स्वच्छ दूध से अधिक होते हैं। वास्तव में सुरक्षित दूध सदैव ही एक स्वच्छ दूध होता है। ये लिख दिया ना कि वास्तव में जो सुरक्षित दूध होगा वो सदैव क्या होगा? वो स्वच्छ दूध होगा। लेकिन प्रत्येक स्वच्छ दूध हमेशा सुरक्षित हो ये प्रमाणित नहीं होता। तो ये हमने पढ़ा अब तक, दूध के प्रकार पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद दूध की परिभाषा पढ़ ली, सुरक्षित दूध क्या होता है, स्वच्छ दूध क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे क्या? दूध के दूषित होने के कारण, कि ऐसा क्या कारण है कि दूध क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। तो ध्यान से सुनना, दूध के दूषित होने के कारण। तो देखो, दूध को दूषित करने के दूध को दूषित करने के लिए दो प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दूध को दो प्रकार की अशुद्धियाँ दूषित कर सकती हैं। कौन कौन सी? देखो, ध्यान से समझेंगे। एक है प्रत्यक्ष शुद्धि, एक है अप्रत्यक्ष शुद्धि। तो मैंने तुम्हें बताया था, प्रत्यक्ष जो आंखों से दिखाई दे और अप्रत्यक्ष जो आंखों से दिखाई ना दे। अब देखो ध्यान से, प्रत्यक्ष शुद्धि तो जो आंखों से दिखाई देती है, जैसे क्या? हाँ, आसपास उड़ रहे घास फूस के तिनके हो गए, ठीक है, गोबर के कण हो गए, बाल हो गए, मक्खी मच्छर धूल के कण या ये सब क्या होते हैं? प्रत्यक्ष शुद्धि होती है। इसे छान कर, कपड़े से छान कर या छलनी से छान कर हम दूर कर सकते हैं। लेकिन दूसरी अशुद्धि कौन सी है? दूसरी अशुद्धि है अप्रत्यक्ष शुद्धि। अप्रत्यक्ष शुद्धि क्या होती है? इसमें वो सभी गंदगी आती हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से आंखों से दिखाई नहीं देती, उन्हें सिर्फ सूक्ष्म दृष्टि से ही देखा जा सकता है, जैसे जीवाणु, ठीक है। दूध में ये जो अप्रत्यक्ष शुद्धि है वो दो जगह से आती है। एक आती है अयन के भीतर से, एक आती है अयन के बाहर से। तो अयन के भीतर से कैसे आएगी भाई? जब कोई पशु बीमार होगा, उसमें किसी प्रकार का रोग होगा, तो क्या होगा? अयन के द्वारा हानिकारक जीवाणु रोगग्रस्त अवस्था में, मतलब जब पशु रोगग्रस्त अवस्था में होता है तो अयन के द्वारा हानिकारक जीवाणु कहाँ प्रवेश कर जाते हैं? दूध में प्रवेश कर जाते हैं। लिखा हुआ है ना, अयन के द्वारा हानिकारक जीवाणु रोगग्रस्त अवस्था में टूटी फूटी अयन कोशिकाओं व रक्त कण, हानिकारक जीवाणु रोगग्रस्त अवस्था में टूटी फूटी अन्य
अयन कोशिकाएं व रक्त कण हो सकते हैं। इसने ढंग से नहीं लिखा, इसको ये लिखना चाहिए था कि क्या होता है अयन के भीतर। जब भी क्या होगा, किसी पशु को कोई रोग होगा तो अयन के अंदर क्या होगा, टूटी फूटी अयन की जो कोशिकाएं हैं वो टूट फूट जाती हैं, या क्या होता है अयन में रक्त स्रावित होने लगता है। तो उस सिचुएशन में हानिकारक जीवाणु जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, दूध में प्रवेश कर जाते हैं। अब देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ, अयन के बाहर से। तो अयन के बाहर से तो भाई जैसे मान लो कोई दूध निकाल रहा है तो उस टाइम पे आदमी जो दूध धो रहा है या फिर पशु है या फिर आसपास का वातावरण है, उन सब से गंदगी प्रवेश कर जाती है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें हर प्रकार की गंदगी संभव है। ये ज़्यादातर दूषित वस्तुओं से जीवाणुओं का दूध बर्तन दूषित वस्तुओं से दूध में प्रवेश करने से होता है। दूषित वस्तुओं से जीवाणुओं का दूध बर्तन दूषित वस्तुओं से दूध में प्रवेश कर जाने से होता है। तुम्हारी किताब भाई छोड़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें सीधा लिखना है कि क्या होता है कि जीवाणु कहाँ से प्रवेश करते हैं। कि अगर जो बर्तन है जो तुम क्या ले रहे हो, गंदा ले रहे हो, तो गंदे बर्तन से क्या होगा, या फिर उसके गंदे बर्तन के अलावा कोई आसपास कोई दूषित वस्तु पड़ी हो दूध के आसपास, तो उन चीज़ों से जो जीवाणु होते हैं वो दूध में प्रवेश कर जाते हैं। लिखा हुआ ना, पशु के द्वारा भी दूध में प्रवेश कर सकते हैं, दूध धोने वाले के द्वारा भी कर सकते हैं, दुग्धशाला या पशुशाला से, जल से, दूध के बर्तनों से, वातावरण से, चारे दाने से, दूध निकालने वाली मशीन से। तो ये सारी की सारी अशुद्धियाँ थी। दो प्रकार की अशुद्धियाँ थी जो दूध को दूषित कर रही थी। कौन कौन सी, एक तो थी प्रत्यक्ष शुद्धि, एक कौन सी थी, अप्रत्यक्ष शुद्धि। प्रत्यक्ष जो आंखों से दिखाई देती है, अप्रत्यक्ष जो आंखों से दिखाई नहीं देती। अप्रत्यक्ष जो है वो भी दो तरीके से आ सकती है, एक अयन के भीतर से और एक क्या आ सकती है, अयन के बाहर से। तो ये हमने क्या किया, दूध के अंदर जो स्वच्छ दूध, सुरक्षित दूध और विभिन्न प्रकार के मार्केट मिल्क के बारे में हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको व्हाट्सएप पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।